बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता। इंशाअल्लाह आमीन। सबसे पहले आपसे दरखास्त वही कि अगर आपने इस खाकसार को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। जो चीज़ लाइक नहीं करते वो ज़रूर कमेंट कीजिए। अभी कुछ देर पहले एक दोस्त ने कुछ ही देर पहले कमेंट किया कि वो ये बात लाइक नहीं करते कि मैं सब्सक्राइब करने के लिए कहता हूं। तो आपकी राय का एहतराम, लेकिन ये मेरा तरीका है, मैं इस पर अमल दरामद कर रहा हूं। मैं इसको नहीं छोड़ पाऊंगा। थैंक यू। दूसरा, अलग न्यूज़ के लिए भी आपसे दरखास्त है कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हमारे नोटिफिकेशन आप तक इसके जरिए पहुंच जाएंगे। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की बात, कुछ बहुत अहम खबरें हैं, जैसे कि शेर अफजल मरवत साहब, बैरिस्टर गौहर साहब, एक मुतजाद राय इमरान खान साहब की जानिब से क्या कहा गया है। अब एक झगड़ा सा पड़ गया है, इसकी बात करेंगे इस वीडियो में। मैंने कुछ चीज़ें मालूम की। ये फिर मीडिया को एक प्लांटेड स्टोरी दी गई है। उस प्लांटेड स्टोरी को देने का मकसद क्या है, क्या किया जा रहा है और हकीकत क्या है, इसकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। और सिविलियन की मर्जी और फौजी ऑफिसर की मर्जी, चाहे साबिक फौजी ऑफिसर ही हो, कितना फर्क है, अभी इस वीडियो में इसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जो मीडिया पर चल रहा है कि अलकादरी ट्रस्ट केस और तोशाखाना केस, इसमें फर्द जुर्म आयद नहीं की जा सकी, तो इसकी हकीकत जान लीजिए। हुआ ये कि इसमें अमजद परवेज साहब थे, ये वकील थे, लेकिन अब चूंकि प्रोसिक्यूशन ने अपना वकील तब्दील किया है तो उस वकील ने वक्त मांगा है, इसलिए फर्द जुर्म आयद नहीं की जा सकी। वगरना ऐसे इमरान खान साहब पर या पीटीआई पर जो करना है वो बहुत तेजी के साथ किया जा रहा है इस वक्त। तो वो आप देख ही रहे हैं कि उसकी रफ्तार क्या है। ये उसी रफ्तार से हो रहा है, ऐसे ही होगा। इसकी अब ना होने की वजह बड़ी आसान सी, सादा सी वजह है। दूसरा, ये जो इमरान खान साहब के हवाले से खबर आई कि ये जेल में बिगड़ गए बहुत बुरी तरह से, और इमरान खान साहब ने धमकियां दी। धमकियां किसको दी? इलेक्शन कमीशन के चारों अरकान को। ये फवाद चौधरी साहब और इमरान खान साहब पर जो इलेक्शन कमीशन की और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, उनके अरकान की तौहीन का केस चल रहा है कि इन्होंने जलसे में, इंटरव्यूज में, बयानात में इलेक्शन कमीशन के अरकान की तौहीन की है। यह केस चल रहा है इमरान खान साहब पर। वैसे इकोनॉमिस्ट में जो इमरान खान ने लिखा उसमें भी उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर बात की है। तो ये केस, इसकी समाअत थी। इस मौके पर निसार दुरानी साहब मौजूद थे, चारों अरकान इलेक्शन कमीशन के। अडियाला जेल में ही समाअत हो रही थी। जस्टिस रिटायर्ड इकरामुल्लाह खान मौजूद थे, शाह महमूद जत्तोई मौजूद थे और बाबर हसन मौजूद थे। तो इस मौके पर इमरान खान साहब जो हैं वो बिगड़ गए, और बिगड़ जाने के बाद इमरान खान साहब ने इन लोगों को धमकियां दी। कहा, मैं तुम पे आर्टिकल 6 लगाऊंगा जब मैं इख्तिदार में आऊंगा। मैं तुम सबको जानता हूं, तुम सबकी शक्लें पहचानता हूं, तुम में से एक एक को मैं निशाना बनाऊंगा। कुछ इस तरह की बात हो रही है। इमरान खान साहब ने ये बातें की। अब इसकी जो मीडिया पर रिपोर्टिंग है वो जियो न्यूज़ ने जिस तरह से इसकी खबरें दी हैं, उनमें क्या किया आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। इसमें ये लिखा हुआ, तुम जिसके कहने पर सब कुछ कर रहे हो वो भी तुम्हें बचा नहीं सकेगा। पीटीआई के बानी ने यह धमकी दी। बानी पीटीआई पर फर्द जुर्म आयद किए जाने के दौरान वो शदीद गुस्से में आ गए। ज़राए के हवाले से जियो न्यूज़ ने यह खबर दी। फिर यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन अरकान की शक्लें पहचानता हूं, नाम भी मालूम है, सब पर आर्टिकल 6 लगाऊंगा। इमरान खान साहब ने इस तरह की बातें की इन चारों शख्सियात से। अब मैंने जो अपने सोर्सेज से मालूम किया, उनका यह कहना है कि ऐसा नहीं हुआ। ये धमकियां इमरान खान साहब की जानिब से नहीं दी गई, ये मीडिया को एक प्लांटेड स्टोरी दी गई है, उनका ये दावा है। और ये जाहिर है कि इमरान खान साहब की जो वकीला की टीम उसमें शामिल लोग हैं, उनका ये कहना है कि ये प्लांटेड स्टोरी है, ऐसा नहीं हुआ, इमरान खान साहब ने ये नहीं किया। इससे पहले एक मौका था कि इमरान खान साहब ने इंतजार पंजोता साहब को कहा था कि साइड पे हो जाओ, मैं इनसे बात करूंगा। तो वो मौका था कि इमरान खान साहब ने बात की थी, तब भी इमरान खान साहब ने ये बातें नहीं की थी। इमरान खान साहब ने अपना माफी ज़मीर बयान किया था, लेकिन ये नहीं हुआ था। और इमरान खान साहब ने पहले भी पूछा था कि किसके कहने पर आप ये कर रहे हैं, ये हुआ था। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं, उन्होंने ये जो धमकियां हैं ये नहीं दी हैं, ये मेरे सोर्स का कहना है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, देखिए, इस केस में भी मीडिया के नुमाइंदों ने कोशिश की और अडियाला जेल हुक्काम ने इमरान खान साहब तक, इस समाअत तक मीडिया के नुमाइंदों को जाने नहीं दिया।
کہ جو ہے نا آفیشل سیکرٹ ایکٹ، اس میں سیکریسی رکھنی ہے، ٹرائل کے بعض حصوں کو خفیہ رکھنا ہے، میڈیا سے پوشیدہ رکھنا ہے، یہ جو ہو رہا ہے. اور یہ بھی کہا گیا کہ اس کی اگر رپورٹنگ ہوگی، لفظ سائفر بھی باہر آئے گا تو اس پر بھی جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے اس کے تحت کارروائی ہوگی. یہی چل رہا تھا. چلیے وہ اپنی مرضی کر لی گئی. اس معاملے میں تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا. اس کی تو کوریج ہو سکتی ہے، اس کی تو سماعت ہو سکتی ہے، اس میں تو جایا جا سکتا ہے. لیکن ہمارے جو دوست اس میں جانا چاہتے ہیں ان کو بھی اڈیالہ جیل حکام اس سماعت میں نہیں جانے دیتے. جو الیکشن کمیشن کی سماعتوں میں جاتے ہیں، ریگولر جاتے ہیں، یعنی جن کی بیٹ ہے الیکشن کمیشن کی کوریج، وہ بھی جانا چاہتے ہیں تو ان کو جانے نہیں دیا گیا ہے. اس سماعت میں میڈیا موجود نہیں تھا. تو یہ جو ذرائع کے حوالے سے خبر آ رہی ہے، اس کی دو ہی صورتیں ہیں کہ الیکشن کمیشن کے ارکان میں سے کوئی میڈیا کو بتائے گا، جیو نیوز کو بتائے گا کہ یہ ہوا ہے، یا پھر جو عمران خان صاحب کے وکلا ہیں وہ بتائیں گے. ظاہر ہے عمران خان صاحب تو نہیں بتائیں گے نا، فواد چودھری صاحب تو نہیں بتائیں گے، وہ تو اندر ہیں. ان کے وکلا میں سے کوئی بتائے گا تو عمران خان صاحب کے وکلا یہ بتائیں گے. اس کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ یہ ایک آسان سا کیس ہے، یہ ہو جائے عدالت میں. چلیے عدالت میں نہیں ہوتا، الیکشن کمیشن میں نہیں ہوتا، عمران خان صاحب کو نہیں لایا جا سکتا. پہلے یہی پورا سسٹم کہتا تھا لے کر آؤ، ویل چیئر پر لے کر آؤ، اسٹریچر پر لے کر آؤ، اس کو پیش کرو یہاں پر. اب یہی پورا سسٹم جو ہے، عمران خان کی سیکیورٹی انہیں عزیز ہے. پہلے جب اس شخص کو گولیاں لگی ہوئی تھیں تب آپ کہتے تھے کہ نہیں تب بھی آئے گا، اب آپ کہتے ہیں کہ نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے، اس کی سیکیورٹی اب آپ کو عزیز ہے تو اب آپ خود پہنچتے ہیں وہاں پر. آپ پہنچ گئے، ہو گئی سماعت، مان لیا، ٹھیک ہے. تو پھر یہ جو چیزیں ہیں ان میں میڈیا کو آنے دیا جائے، ان کی اوپن کوریج ہونے دی جائے، وگرنہ اس اوپن ٹرائل کیسے بانا جائے گا؟ آپ اس طرح کی چیزیں جب رپورٹ کریں گے تو کیسے بانا جائے گا؟ اس کا مقصد کیا ہے کہ باہر عمران خان کے حوالے سے جو جو چیزیں چل رہی ہیں ان میں متنفر کیا جائے، ان پہ انفلوئنس کیا جائے. عدالتوں میں جو معاملات چل رہے ہیں پی ٹی آئی کے، ان پہ انفلوئنس کیا جائے. یہ پلانٹڈ خبریں عمران خان صاحب کے مخالفین کی جانب سے لگوائی جا رہی ہیں. اور الیکشن کمیشن کے حوالے سے تو عمران خان صاحب اور الیکشن کمیشن آمنے سامنے مسلسل ہیں. تو اس لیے اس میں تو زیادہ شفافیت ڈیمانڈ کرتی ہے کہ اس کی باقاعدہ اوپن ٹرائل ہو، اس کا کھلی عدالت میں سماعت ہو، اور وہاں پر جو ہے وہ میڈیا موجود اور تمام چیزیں رپورٹ کرے تاکہ ایسی چیزیں نہ ہوں. وگرنہ کون یقین کرے گا؟ عمران خان کے معاملے میں تو لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ اگر عمران خان بتا دے گا کہ میں نے کیا ہے تو بھی نہیں مانیں گے. تو پھر آپ میڈیا کو ایکسس دیجئے تاکہ سچائی سامنے آئے، ورنہ سلیکٹ میڈیا تک اس طرح کی چیزیں پہنچائی جائیں گی تو کوئی خاک بھی یقین نہیں کرے گا. یہ بے وقوفانہ حرکت ہے، اس حرکت کو کوئی بھی نہیں مانے گا. تو جانے دیجئے، ہونے دیجئے اس سماعت کو اس طرح سے. ایک بات. دوسرا، یہ جو شیر افضل مروت صاحب والا معاملہ ہے یا بیرسٹر گوہر والا معاملہ، ہوا یہ کہ شیر افضل مروت صاحب، ان کے ساتھ بیرسٹر عمر نیازی صاحب، اعجاز بٹر صاحب، یہ دیگر وکلا، یہ گئے اڈیالہ جیل. عمران خان صاحب سے انہوں نے ملاقات کی. عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد، اور وہیں پر یہ ہوا کہ القادر اور توشہ خانہ میں فرد جرم عائد نہیں ہو سکی تھی نا، یہ لوگ باہر آئے. شیر افضل مروت صاحب نے وہاں پر نائب صدر پی ٹی آئی کی میڈیا سے بات کی. شیر افضل مروت صاحب کا انٹریکشن ہوا میڈیا سے، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب نے مجھے یہ کہا ہے کہ ہم قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر عدم اعتماد کرتے ہیں. یہ عمران خان صاحب نے کہہ دیا، اور آپ نے پھر لطیف کھوسہ صاحب کو بھی اس کی بات سن لیا. وہ جو انہوں نے بات کی، دیگر حوالوں سے بات ہوئی، تو شیر افضل مروت صاحب نے یہ بات کی کہ ہم عدم اعتماد کرتے ہیں. شیر افضل مروت اڈیالہ جیل سے چلے اور اب وہ آ رہے ہیں شہر، اور یہاں بیرسٹر گوہر ایک پریس کانفرنس کے لیے آ گئے. بیرسٹر گوہر سے پوچھا گیا کہ کیا عمران خان صاحب نے قاضی فائز عیسیٰ پر عدم اعتماد ظاہر کر دیا ہے، جس طرح شیر افضل مروت کہتے ہیں کہ کیٹیگوریکل ٹرمز میں بتا رہے ہیں کہ عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے. تو بیرسٹر گوہر نے کہا کہ نہیں، عمران خان نے ایسی کوئی بات نہیں کی. یہ بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا. شیر افضل مروت وہاں سے یہاں پہنچ گئے. تب تک بیرسٹر گوہر اپنی پریس کانفرنس مکمل کر چکے تھے. انہوں نے اپنی بات کر دی تھی، اور وہ لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے بات کر رہے تھے، بلے کے حوالے سے بات کر رہے تھے. پاکستان تحریک انصاف نے سپریم کورٹ میں درخواست دے دی ہے. سپریم کورٹ میں یہ درخواست سنی جائے گی. پاکستان تحریک انصاف پر امید ہے کہ بلے کا نشان ان کو واپس مل جائے گا. بیرسٹر گوہر اس حوالے سے بات کر رہے تھے. بات ہو گئی. ان کے ساتھ رؤوف حسن صاحب موجود تھے. جب یہ ختم ہو گئی پریس کانفرنس تو شیر افضل مروت صاحب اس مقام تک پہنچ گئے. میڈیا نے بیرسٹر گوہر کی پریس کانفرنس نہیں دکھائی. بلیک آؤٹ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مسلسل ہو رہا ہے. ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف والے لاہور ہائی کورٹ میں موجود تھے. وہاں پیمرا سے بات ہوئی. پیمرا کہتا ہے ہم نے تو عمران خان پہ پابندی نہیں لگائی، ہم نے تو عمران خان کا نام بیپ کرنے کے احکامات نہیں دیے، کوئی پابندی نہیں ہے. تو پھر عمران خان کا نام اب بھی خبروں میں نہیں چل سکتا. قاسم کے ابا
सुलेमान के अब्बा, ये चीजें तो चल रही हैं। बानी चेयरमैन पीटीआई, इमरान खान का नाम कोई पब्लिक सर्वे में भी ले दे तो बीप कर दिया जाता है, वहां पे पैमरा कहता है कि नहीं जी नहीं हुआ। अब बैरिस्टर गौहर बात कर रहे थे, कोई कवरेज नहीं, मुकम्मल मीडिया ब्लैकआउट। सोशल मीडिया ना होता तो क्या होता, मुकम्मल ब्लैकआउट था मीडिया पर। उन्होंने बात कर ली, जब वो बात कर चुके उड़ गए तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर बैरिस्टर गौहर और शेर अफजल मरवत साहब के दरमियान बात हुई। शेर अफजल मरवत ने कहा कि मुझे मीडिया से बात करनी है, यानी वो चाहते तो ये थे कि वो बैरिस्टर गौहर की मौजूदगी में ज्वाइन करते, लेकिन फिर बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मैंने बात कर ली है, ये आपके हवाले से बात हुई थी, मैंने इस पर कहा कि इमरान खान ने अदम एतमाद की बात नहीं की। उन्होंने कहा नहीं मुझे बात करनी है, मुझे बात पहुंचानी है। और ये खबर आई कि उनको कहा गया कि ना करें प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन बैरिस्टर गौहर को उन्होंने बताया कि मुझे बात करनी है, और फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के मकाम पर चले गए। मीडिया के लिए जरा जूसी सी सिचुएशन हो गई कि जबरदस्त मसाला मिल गया। तो मीडिया जो है उसने कहा कि नहीं, हमें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये कवर करनी है, और उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कवर की जो शेर अफजल मरवत की। उमर नियाजी उसमें साथ बैठे हुए थे। शेर अफजल मरवत साहब ने फिर कहा कि जो मैं बता रहा हूं वो पार्टी पॉलिसी है, इमरान खान का फैसला है, काजी फायज ईसा पर हम अदम एतमाद करते हैं, चीफ जस्टिस पर। और जब उन्होंने ये बात की तो फिर उन्होंने वो जो सरदार लतीफ खोसा के नाम में सरदार वाली बात थी, उन्होंने वो बात भी की, और उन्होंने कहा कि काजी फायज ईसा की रिमार्क्स रेसिस्ट रिमार्क्स, उन्हें ये बात नहीं करनी चाहिए थी। मेरा ख्याल है जरा ज्यादा आगे चले गए, वो जो सरदारों वाली बात कर दी उन्होंने, तो शायद वहां तक ना जाते बेहतर था। लेकिन बहरहाल काजी फायज ईसा साहब का ये जो नाम का मजाक उड़ाना है, यानी अम्मियां जो हैं वो काजी फायज ईसा से पूछ के नाम रखें कि बच्चों का नाम क्या रखना है, तो इस तरह की बात थी, नहीं करनी चाहिए थी काजी फायज ईसा साहब को, मेरी राय के बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन बहरहाल उन्होंने इस पर भी बात की और कहा कि जो अदालत में हो रहा है हमें एतमाद नहीं है, और ये काजी फायज ईसा पर पहली बार अदम एतमाद का मौका नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद उन्हें इमरान खान के मामलात की समाअत से रोका था, ये हुआ था हमारे सामने कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये कहा गया था। अब काजी फायज ईसा साहब जो हैं उन पर अदम एतमाद जाहिर कर दिया गया है बैरिस्टर गौहर की जानिब से। मैंने पूछा पीटीआई के लोगों से, जो इमरान खान साहब से मुलाकात करके आने वाली वकला की टीम थी, उनसे कि क्या ऐसा हुआ है। उन्होंने कहा कि जी ऐसा हुआ है, मेरे सोर्सेज ये कहते हैं कि इमरान खान साहब ने अदम एतमाद का इजहार काजी फायज ईसा साहब पे कर दिया है और ये हो चुका है। अब बाज़ दोस्तों का ख्याल है कि नहीं, ये पॉलिसी दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि अदालतों से ही रिलीफ मिल रहा है, जो थोड़ा बहुत रिलीफ मिल रहा है, अगर ये नहीं होगा तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कहाँ जाएंगे। तो बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जो जज किसी भी केस को सुनने के लिए बेंच में बिठाए जाते हैं, 3 रुकनी कमेटी है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और 2 उनके बाद के सीनियर जज, ये मिलकर डिसाइड करेंगे। इस केस में काजी फायज ईसा खुद हैं, सरदार तारिक मसूद हैं, एजाजुल अहसन हैं, ये तीनों मिलकर डिसाइड करेंगे। तो काजी फायज ईसा क्या होता है, जब कोई किसी जज पर अदम एतमाद का इजहार किया जाता है तो रिवायत यही है, ये कोई कानूनी मजबूरी नहीं, लेकिन रिवायत यही है कि वो जज कहता है ठीक है मैं अलग हो जाता हूँ, सुन लें। सुप्रीम कोर्ट में बड़ी तादाद में जजेस से कोई और जज साहब सुन लेंगे, कोई और सीनियर जज साहब बेंच की सरबराही कर लेंगे, इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो काजी फायज ईसा साहब ना सुने, उनको प्रॉब्लम है। तो नून लीग वालों का एतमाद है, वो मियां नवाज शरीफ साहब का ताहयात ना अहली वाला जो मामला है उसकी समाअत कर रहे हैं ना, तो वो कर लेंगे। यहां एतमाद नहीं है, यहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं कि आप समाअत ना करें। बाकी जजेस क्या करेंगे, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के हक में फैसला करेंगे, कानून के मुताबिक करेंगे। अब जो अग्रीव्ड पार्टी है वो अगर कह रही है कि हमें एतमाद नहीं है तो ठीक है, वो कह दे हमें एतमाद नहीं है। बाज़ लोगों का ख्याल है कि नहीं जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले तो पहले भी कह चुके कि एस्टैब्लिशमेंट, उसने रेफरेंस भेजा था, हालांकि खुद भेज के बैठे थे, ये तो इनके मामले में झूठे हैं, इनकी बात पे क्यों यकीन करें। तो इनको जब वो बात करनी थी इन्होंने कर दी थी, ये बात करनी है इन्होंने कर दी है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले अगर ये अदम एतमाद जाहिर कर रहे हैं तो जो अदालत में हुआ है, एक वकील के नाम का भी मजाक उड़ा दिया गया। एक जमात को इलेक्शन लड़ना चाह रही है और कह रही है लेवल प्लेइंग फील्ड दो, उस जमात को आप कहते हैं ठीक है आपकी शिकायत का जायजा इलेक्शन के बाद ले लेंगे, आपकी शिकायत का जायजा इलेक्शन के बाद ले लेंगे। तो फिर वो इलेक्शन किस बात का, किस काम का, बाद में क्या शिकायत का जायजा लेके क्या करना है। तो ये शिकायत दुरुस्त है, आप सोशल मीडिया पे देख लीजिए, किसी से भी सुन लीजिए, ये शिकायत दुरुस्त है। तो अदम एतमाद का इजहार कर दिया तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा। हमेशा अदम एतमाद का इजहार होता है, जजेस पे ही होता है, होता रहता है। तो ठीक है, कोई बड़ा इशू नहीं है इसमें। जो दोस्त मेरे ये कह रहे हैं कि नहीं करना चाहिए था, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, पहाड़ नहीं टूट पड़ता। ठीक है, अदम एतमाद का इजहार जजेस पे किया जाता है, पहले भी किया गया, अब भी कर दिया है, तो हो जाता है। अभी मंसूर अली शाह साहब पे निगरां हुकूमत ने
अटॉर्नी जनरल ने अदम एतमाद का इजहार किया था, मंसूर अली शाह साहब अलग हो गए थे, तो हो जाता है, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, सच्चा जो होने की मामला है वो इतनी बात है कि बैरिस्टर गौहर को नहीं पता था, वो यहाँ थे, वो आए आके उन्होंने बात कर दी, और यही बात शेर अफजल मरवत ने भी की है। अब शेर अफजल मरवत को कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट का आदमी है, एस्टैब्लिशमेंट का आदमी है, इसलिए इतनी बड़ी बड़ी बातें भी कर लेता है, सुना भी देता है, वर्कर्स कन्वेंशन भी कर लेता है, गिरफ्तार भी नहीं होता। ये बात गलत है, क्योंकि आप वकला जो हैं उन पर आने वाली मुश्किलात को अगर आप देखें तो वकला में से जो भी गिरफ्तार होगा चंद घंटों के लिए गिरफ्तार होगा, और शेर अफजल मरवत वाहिद है जो 4 दिन सख्त गिरफ्तारी जो है उसको बर्दाश्त करके आए, शुगर पेशेंट है, उसके बावजूद उन्हें दवाओं से भी महरूम रखा गया, ये सब कुछ हुआ, तो ये बात गलत है। यहाँ कम्युनिकेशन का मामला था, बात कर दी अपनी, ठीक है, अच्छी बात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले अपनी पॉलिसी मजीद डिसाइड कर लेंगे, इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है अगर ये अदम एतमाद का इजहार कर दिया गया है, खुदा का वास्ता। अब इसके बाद फैज हमीद साहब का मामला। फैज हमीद साहब ने ये जो फैजाबाद धरना कमीशन है इसमें अपना बयान जो है वो रिकॉर्ड करा दिया है। इन पर्सन जा रहे थे शाहिद खाकन अब्बासी, साबिक वजीर आजम इन पर्सन, एहसन इकबाल साहब इन पर्सन, अफसार आलम साहब साबिक चेयरमैन पैमरा इन पर्सन, तो फिर फैज हमीद साहब क्यों इन पर्सन नहीं? एक बार बुलाया नहीं पेश हुए, दूसरी बार बुलाया नहीं पेश हुए, पहली बार कहा गया कि नोटिस की तामील नहीं हुई, दूसरी बार कहा गया कि अब ठीक है इनका महकमा दिफा, वजारत दिफा, इनके अपने महकमे की जानिब से वो वजारत दिफा के अंडर आता है, वहां से अब इनको बुलाया गया, फिर भी पेश नहीं हुए। फिर पता चला उनकी जानिब से ये कहा गया कि नहीं, मेरी जान को खतरात लाक है। इस मुल्क में एक साबिक DGISI कह रहा है एक ऐसी कार्रवाई में शामिल होने से इनकार करते हुए कि जो वजारत दाखिला की इमारत में, दारुल हुकूमत में, कि मेरी जान को खतरात लाक है। तो ये एक धरने का मामला है, एक जमात है TLP, उसने धरना दिया था, क्या खतरात लाक होंगे? ठीक है, आपकी ये बात दुरुस्त मान ली, तो फिर बताया गया कि नहीं, अहम तरीन शख्सियत ने उनसे कहा है कि आप ये बयान जो है वो रिकॉर्ड करवाइए, और फिर कहा गया कि खुफिया मकाम पे होगा। अब खबर आई है कि तहरीरी तौर पर अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया है फैज हमीद साहब ने। सिविलियन वजीर आजम वो करवाएगा अपना बयान जाके इन पर्सन, सिविलियन वजीर दाखिला वो जाके बयान करवाएगा अपना इन पर्सन, और काजी फाइज ईसा साहब जिन्होंने कहा था कि इस कमीशन के पास इख्तियारात होंगे, ये वजीर आजम को बुलाए, चीफ जस्टिस को बुलाए, साबिक चीफ जस्टिस को, DGISI को बुलाए, जिसको चाहे बुलाए, और बुला के उनसे समाअत करे, सवालात करे। अगर इनके बुलाने पे कोई नहीं आता तो ये गिरफ्तार भी कर सकते हैं, इनके पास ये पावर्स भी हैं। उस जगह पर आकर फैज हमीद साहब ने दूसरी बार बुलाने पर, तीसरी बार बुलाने पर अपनी मर्जी की, और अपनी मर्जी करते हुए उन्होंने, रिपोर्ट्स ये हैं कि तहरीरी तौर पर बयान दे दिया है। अब हमें इसकी सच्चाई भी यही कमीशन बताए, जिस तरह आता है ना वजीर आजम आता है उसके बाद आके वो मीडिया पे बता देता है, तो हमें ये बताया जाए कमीशन की जानिब से कि फैज हमीद साहब की पेशी कैसे हुई थी। जब इसकी रिपोर्ट आएगी तो हमें पता चलेगा। लेकिन ये तो अजीब ही तरीका है, अगर पेशी हो रही है और कानून के सामने हो रही है, अदालत के बनाए गए कमीशन के सामने हो रही, तो फिर सबकी पेशी बराबरी की बुनियाद पर होनी चाहिए, सबसे सवालात बराबरी की बुनियाद पर होनी चाहिए। वैसे भी कुछ रखा नहीं इसमें बहुत ज्यादा, इसलिए कि फैज हमीद साहब ने भी ये बताया है, जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक, कि मैं जो है वो हुकूमत के कहने पर इन मुज़ाकरात में शामिल हुआ था, धरना खत्म करने का एक टास्क था, उस टास्क के तहत काम किया गया था। यही बातें एहसन इकबाल साहब ने की हैं, और कहा है कि मेरे पास, शाहिद खाकन अब्बासी साहब ने भी, एहसन इकबाल साहब ने भी लुबे लुबाब ये कि हमारे पास ISI के हुकूमत के खिलाफ मुलव्वस होने के, या ये उस वक्त DGC थे, इनके इसमें कोई रोल निभाने के हमारे पास कोई सबूत नहीं है। तो मामला वैसे भी ठंडा हो जाता है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।